हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई वीडियो के साथ। तो अपने भाग 2 पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में, जिसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान में इनका उल्लेख है, मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मूल अधिकार किसी भी देश के नागरिकों के लिए अति आवश्यक होते हैं। मतलब उस देश के नागरिकों के लिए मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, जिन पर ना तो सरकार प्रतिबंध लगा सकती हैं और ना ही उनका हनन कर सकती हैं। हाँ, लेकिन आपातकाल की स्थिति में या फिर आप किसी और के जो मूल अधिकार है उनका हनन कर रहे हो, इस स्थिति में या किसी विशेष वर्ग को या फिर किसी वंचित वर्ग को उनके अधिकारों के लिए या उनको समान स्थिति में लाने के लिए आपके साथ मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर सकारात्मक सोच के स्तर पर आपके साथ भेदभाव हो सकता है, लेकिन वो सकारात्मक दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं मूल अधिकारों के बारे में। अपन आज डिस्कस करते हैं कि अपने संविधान के मूल अधिकार क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका और कार्यपालिका और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 12 में इनकी परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन देख लेते हैं आर्टिकल 13, संविधान का आर्टिकल 13 क्या कहता है। ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो, वो असंगत की सीमा तक शून्य होगी। मतलब कोई भी जो विधि, मतलब जो कोई भी कानून, ऐसा कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो या असंगत हो, तो उस असंगत की सीमाओं तक वो शून्य होगा वो कानून। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों से असंगत हो। ठीक है दोस्तों, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि मूल अधिकारों का हनन करता हो या मूल अधिकारों से असंगत हो। ठीक है, यदि संसद ऐसा कानून बनाती है तो वह भी असंगत की सीमाओं तक ही शून्य होगा। मतलब जहाँ तक उसकी असंगत की जो सीमाएं हैं उस कानून की, जहाँ तक वो कानून शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। विधि लोक की परिभाषा दी गई है। संसदीय अधिनियम और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, राज्य के अध्यादेश, उपविधि और नियम विनियम, परंपरा, रूढ़ि, आदेश। ठीक है, मतलब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 12 में क्या है, इसकी परिभाषा है राज्य की, और आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों के मतलब कानून मूल अधिकारों का हनन करता हो वो उस सीमा तक शून्य होगा जहाँ तक कि उस कानून का वो असंगत हो उस कानून। तो संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का हनन करती है, और यदि ऐसा कानून बनाती है तो वहाँ तक असंगत की सीमा तक शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं जो समानता का अधिकार है। अपन को समानता का जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, और शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, और जो पहले संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे समानता का जो अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 कहते हैं कि विधि का जो शासन है, ठीक है, विधि का शासन, विधि के संरक्षकता, मतलब यूके से ली गई, विधि के संरक्षकता मतलब विधि के सामने समानता, विधि सर्वोच्च है, विधि का समान संरक्षक, और ये कहाँ से लिए गए, यूएसए। और विधि के समक्ष समता, ये कहाँ से लिए गए हैं, यूके से। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता, यह विधि के शासन द्वारा या क्या करते हैं, अर्थात विधि के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कोई भी युक्ति विधि से बढ़ाने, ये ब्रिटिश के कानून से, मतलब कानून से बढ़ाए कोई युक्ति नहीं है। ये कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के कानून से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, विधि का समान संरक्षण ये कहाँ से लिए गए हैं, यूएस से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन विधि के समान संरक्षण, ये विधि के शासन द्वारा सकारात्मक व्याख्या करती हैं। इसके द्वारा समान परिस्थितियों में व्यवहार करती हैं। अलग अलग परिस्थितियों में भेदभाव हो सकता है। मैंने बोला दोस्तों शुरुआत में कि ऐसी कोई परिस्थितियां हों जिस पर सरकार आपके साथ मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है और उनको मतलब उन पर रोक लगा सकती है, लेकिन परमानेंट हटा नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, और सांसदों और राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का मतलब केंद्र भी हो सकता है, मतलब
देश धर्म के आधार पर, किसी के मूल वंश जो वंश के आधार पर, या जाति के आधार पर, किसी के लिंग के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। या तो किसी का कोई से भी, चाहे वो कोई से भी धर्म का व्यक्ति हो, उसका मूल वंश क्या रहा हो, उसकी जाति क्या हो, उसका लिंग क्या हो, लड़का हो लड़की हो, स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये कहाँ आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15 कहता है संविधान का, ठीक है। निजी संस्थाओं, होटल, भोजनालयों, मंदिर, सार्वजनिक तालाबों को कुएं आदि पर भी धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो कोई निजी संस्थाएं, होटलें, भोजनशालाएं, भोजनालय, मंदिरें, सार्वजनिक जो तालाब हैं, कुएं आदि पर धर्म या मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 15 कहता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन आर्टिकल, राज्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना कार्यक्रम बना सकता है, ठीक है दोस्तों। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजना कार्यक्रम बना सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण हो सकता है। देखिए दोस्तों, आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों, जो समाज में निचले पायदान की जो युवती हैं उनको बराबरी में लाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम, महत्वपूर्ण उपाय हैं, महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है, ठीक है दोस्तों। आज भी दलित, पिछड़े वर्ग, उनको बहुत सारे विशेष अधिकार, इतने अपन को मूल अधिकार मिले हुए हैं, फिर भी उनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों? लोक नियोजन में सभी प्रकार का समान अवसर प्रदान करेगा राज्य, मतलब लोक नियोजन सरकारी नौकरी में समान अवसर सभी को प्रदान करेगा। लोक नियोजन में किसी भी धर्म, योग्यता, जाति, लिंग, स्थान आदि का निवास पर कोई अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। और संसद किसी भी पिछड़े क्षेत्र में स्थानीय नौकरी के निवास के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, उनके लिए आरक्षित किए जाएंगे, मतलब जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। देखिए दोस्तों, दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और एक को जो आरक्षण नहीं है, मतलब जिनको आरक्षण का विरोध करना है वो विरोध करेंगे, और जिनको मतलब मिल रहा है वो उसकी कमियों को भी ना मानना चाहते हैं, और जो विरोध करना चाहते हैं उनको वो हमेशा गलत ही लगेगा। मतलब आरक्षण के मुद्दे पर आप किसी से ऐसे बहस करोगे तो उसका कोई औचित्य नहीं निकलेगा। मतलब जो विरोधी है वो विरोधी रहेगा, और जो समर्थक है वो समर्थक रहेगा। दोस्तों, एक मोर कितना खूबसूरत होता है, लेकिन वो अपने पैरों की तरफ देख लेता है तो उसको भी शर्म आ जाती है। वैसे अपने धर्म में और प्राचीन जो संस्कृति है उनमें भी बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी, जाति, छुआछूत, अनटचेबिलिटी वगैरह, जो हमारे यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति थी, जो कि समाज के लोगों को बांटा करती थी, और जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। लोग ये बोलते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दीजिए, तो सब ये क्यों नहीं बोलते कि जातियों को खत्म कीजिए। और आरक्षण एक अच्छी व्यवस्था है जिससे कि पिछड़े जातियों के जो लोग हैं उनको भी बराबर संरक्षण मिल सके। आज भी बहुत सारी जगह अपन को देखने में मिल जाता है कि जो पिछड़े दलित वर्गों के जो लोग हैं उनके साथ कैसा भेदभाव होता है इतने सालों के बाद। हाँ, कानूनी रूप से बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानून के पास जो ठोस सबूत नहीं होते उसके, क्योंकि कानून क्या मांगते हैं? सबूत मांगते हैं, और सबूत के आधार पर ही आपका वो फैसला करते हैं। पकड़े गए तो वो कानून रूप से संवैधानिक, मतलब कानून रूप से आप उसके लिए आपराधिक हैं अगर आप किसी के साथ कोई भेदभाव, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करते हैं। तो जो संविधान कहता है कि उनको भी पर्याप्त नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और आरक्षण पर ज़्यादा विचार रखना, मैं अपने विचार में ज़्यादा ये नहीं समझूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, और जितनी भी सरकारें रहती हैं वो बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि आरक्षण खत्म करेगा कहीं ना कहीं चुनावों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो आरक्षण खत्म करेगी चुनाव भी हार सकती है सरकार वगैरह, ठीक है। और आगे इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जो पिछड़े और दलित जो वर्ग हैं उनको उनकी स्थितियों में सुधार लाने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है दोस्तों। आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। राज्य द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाओं में धर्म स्थानों पर आरक्षण दिए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आर्टिकल 17, संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है? इसमें अस्पष्टता का अंत किया गया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसे एक पूर्ण रूप से जो अधिकार है कानून ने कठोर दंडनीय अपराध घोषित किया है, इसको और कठोर बना दिए गए हैं 1989 को, ठीक है। इसका जो कानून आया था इसके द्वारा और कठोर बना दिया गया अस्पृश्यता का, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। देखिए अपन दुनिया कहाँ से कहाँ चल गए, लेकिन आज अपन एक इंसान को सुनने से कतराते हैं, उसको जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हाँ, लेकिन एक इंसान को जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो पूर्णतः गलत है। और ये अपन को कानून ये कहता है कि ये कानून के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है,
ठीक है ना, और ये कानूनी अपराध है, अस्पष्टता का अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 18, इसमें क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 18 में। ठीक है, राज्य शिक्षा व सेना के अतिरिक्त कोई उपाधियाँ प्रदान नहीं करेगा। भारतीय नागरिक किसी भी अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। विदेशी नागरिक भारत सरकार की सेवा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब उसको अगर पूर्व देश की उपाधि ग्रहण करनी है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। भारतीय नागरिकों की जो सेवा में है वो राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य ग्रहण नहीं कर सकती। उसके बाद में 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री विभूषण आदि उपाधियां नहीं है बल्कि सम्मान है, इसलिए इनका प्रयोग आप नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और शिक्षा से जो संबंधित है, जैसे कि किसी ने PhD कर ली हो तो डॉक्टर लगा सकता है, मतलब शिक्षा से, क्योंकि वो शिक्षा को दर्शाता है ना कि किसी उपाधि को। ठीक है दोस्तों, अपन ने कहाँ तक पर आर्टिकल 18 तक देख लिया। अब आर्टिकल अपन 19 के बाद में देखेंगे, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के वीडियो में अपन अगले आर्टिकलों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।